नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। दोस्तों, आपको पता होगा हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसके नोट्स को हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हम पॉलिटी में जो है केंद्र राज्य संबंध संबंधित चैप्टर को अब हम देख रहे हैं, जिसमें 3 इसका वीडियो मतलब इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स पहले अपलोड हो चुके हैं और ये जो है केंद्र राज्य संबंध वाले चैप्टर का आज अंतिम और चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों की अच्छे से व्याख्या की और उसके नोट्स को भी हमने प्रोवाइड करवाया अपने यूट्यूब पर, लेकिन पीडीएफ आज हम इसको अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक है राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान। कहने का तात्पर्य है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संबंध में संविधान में व्यवस्था की गई है। ठीक है, कि यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हो। किससे? केंद्र से राज्यों को। ठीक है, सहायतार्थ अर्थात सहायता के लिए अनुदान प्राप्त हों। तो ऐसे अनुदान जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विधिक और एक होते हैं विवेकाधीन। ठीक है, आइए इन्हीं को हम अच्छे से देखते हैं। जो विधिक अनुदान है, सबसे पहले हम विधिक अनुदान की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 275, कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध करवाए। जब भी राज्यों को आवश्यकता पड़े तो उन्हें पैसे देगा। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 275 में। ठीक है, और उसके आगे क्या कह रहा है? लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है, अर्थात अनिवार्य नहीं है। वो मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये संसद के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हर राज्य को सहायता राशि एक समान दी जाए, उसके लिए अलग अलग राशि हो सकती है। और ये जो राशि होती है भारत की संचित निधि पर भारित होगी। ठीक है, किस पे भारित होगी? भारत की संचित निधि पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि विधिक अनुदान जो है क्या भारत की संचित निधि पे भारित होती है कि नहीं, तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। ठीक है, इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण तथा एसटीज बाहुल्य यानी कि जनजातीय क्षेत्र हैं, बाहुल्य मतलब अधिकता वाले जो राज्य हैं, उसमें प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को संसद विशेष सहायता अनुदान देगा। और इसमें जो है असम राज्य भी शामिल है। और लेकिन ये जो अनुदान है यह वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जाती है। ठीक है, किसकी अनुशंसा में? विधिक अनुदान जो है आर्टिकल 275 में जो वर्णित अनुदान है वो वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि आर्टिकल 275 में जिस अनुदान की चर्चा की गई है वो किसकी अनुशंसा पर राज्यों को प्रदान की जाएगी? तो वो वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को प्रदान की जाएगी। फिर आता है दूसरा विवेकाधीन अनुदान। विवेकाधीन कहने का तात्पर्य है कि जब भी केंद्र को सही लगे या समझ में आए या उसका मन हो तो ही दे, वरना ना दे, उसके विवेक पर निर्भर करेगा। ठीक है, और इसकी व्याख्या की गई है आर्टिकल 282 यानी कि 282 में। ठीक है, विधिक अनुदान की व्याख्या की गई है 275 में और विवेकाधीन अनुदान की व्याख्या की गई है 282 में। ठीक है, इसमें संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। ठीक है, इस अनुदान के लिए केंद्र बाध्य नहीं है, केंद्र के स्वविवेक पर निर्भर करता है ये अनुदान। इसका 2 उद्देश्य होता है: योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना और राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। ठीक है, विवेकाधीन अनुदान के 2 ही लक्ष्य होते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो आप ध्यान रखिएगा। अब अगर अन्य अनुदान की हम बात करें तो संविधान जो है एक अन्य तरह के अनुदान की भी व्यवस्था करता है, किंतु यह अल्प अवधि के लिए होता है।
ठीक है, ये थोड़े ही समय के लिए होता है। इस प्रकार जूट उत्पादों जैसे कि असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह अनुदान जो है संविधान प्रारंभ होने के 10 वर्ष की अवधि के लिए था। ये अनुदान भारत की संचित निधि पर पहले भारित थे तथा वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को उपलब्ध करवाए जाते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद। वस्तु एवं सेवा कर के सक्षम और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी होता है। इस आपसी सहयोग और परामर्श को संभव बनाने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया या इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अनुच्छेद 279A राष्ट्रपति को यह आदेश देता है कि वो जीएसटी काउंसिल गठित करने के लिए अधिकृत है। जीएसटी काउंसिल कौन गठित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इससे अपेक्षा की जाती है कि ये निम्नलिखित मामलों में केंद्र और राज्यों को अपनी क्या अनुशंसा करेगा। ठीक है, केंद्र और राज्यों को अनुशंसा करेगा निम्न मामलों पे। पहला है केंद्र एवं राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा वसूले गए कर, उपकर, अधिभार जिनका जीएसटी विलय हो जाता है उसका करेगा, उसकी अनुशंसा करेगा। वे वस्तुएं जिन पर जीएसटी लगेगा या जीएसटी से मुक्त हों। अगला है आदर्श जीएसटी कानून, वसूली के सिद्धांत, अंतर्राज्य वाणिज्य व्यापार में आपूर्तियों पर उगाए गए जीएसटी में बंटवारे और वह नीति जिसके आधार पर आपूर्ति के स्थान पर प्रशासन होता है। कारोबार की शुरुआती सीमा जिसके नीचे जीएसटी से छूट मिल जाती है। जीएसटी बैंड के साथ न्यूनतम नियत दरें, किसी प्राकृतिक प्रकोप या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक समय विशेष के लिए दर आदि। इसके लिए ये क्या करेगा? अनुशंसा करेगा। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग की। ठीक है, वित्त आयोग जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय होती है। ठीक है, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 280 में की गई है और इसकी स्थापना जो है प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती है और ये निम्न मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। देखते हैं क्या क्या मामले हैं। केंद्र व राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण करना, 20 सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिकों के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्य उपाय, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कार्य। ठीक है, ये सारे बातों की अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक है, 1960 तक आयोग जो है असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के एवज में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले अनुदान के संबंध में सरकार को पहले सुझाव देता था, लेकिन अब नहीं देता। ठीक है, संविधान वित्त आयोग को देश में वित्तीय संघात्मकता के संतुलन चक्र के रूप में परिकल्पित करता है। ठीक है, यद्यपि गैर संवैधानिक गैर विधायी निकाय योजना आयोग के उद्भव के उपरांत केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका अब संकुचित हो गई है। अब अगला देखते हैं राज्यों के हितों का संरक्षण। वित्तीय मामलों पर राज्य हितों की रक्षा के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर निम्नलिखित विधेयकों को प्रस्तुत करे। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही ऐसे विधेयक प्रस्तुत किए जाते हो। कौन कौन से? ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो और वह किसी कर या शुल्क को अधिरोपित करता हो। तो ऐसा विधेयक जब भी आएगा वो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत होगा। उसके बाद जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी प्रयोजनों हेतु परिभाषित अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे। ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित करे। ठीक, अगला है कर या शुल्क जिसमें राज्यों का हित हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि कर या शुल्क जिसकी कुल प्राप्तियों का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाता हो या फिर जो भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता हो। ठीक है, देखिए जहाँ समझाने लायक होगा, एक्सप्लेन करने लायक होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी मैं अपनी तरफ से सब समझा देती हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण। ठीक है, संविधान केंद्र एवं राज्यों के कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान करता है।
पहले हम देखते हैं केंद्र सरकार की ऋण लेने की शक्ति। ये भारत के भीतर और भारत के बाहर से ऋण ले सकती है। ये भारत की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी दे सकती है। ठीक है, कौन? केंद्र। ऋण की सीमा संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। इस विषय पर संसद ने अलग कानून नहीं बनाया है। अब राज्य सरकार की ऋण लेने की शक्ति देखते हैं कि राज्य सरकार कहाँ से ऋण ले सकती है। राज्य सरकार केवल भारत के भीतर ऋण ले सकती है। राज्य की संचित निधि प्रतिभूति गारंटी दे सकती है। ऋण की सीमा जो है राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा तय की जाती है। ठीक है, अब केंद्र राज्य में ऋण संबंध क्या है उसे देखते हैं। केंद्र जो है राज्य को ऋण दे सकता है। राज्य द्वारा लिए गए ऋण पर केंद्र गारंटी दे सकता है। ठीक है, और आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं राज्यों पर प्रतिबंध। यदि केंद्र का ऋण बकाया हो या गारंटी दी हो तो राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। ठीक है, अब देखते हैं अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति। ठीक है, अन्य संघीय संविधान के समान भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्तियों के नियम हैं। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट। ठीक है, केंद्र के परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट। केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य या इसके विभिन्न निकायों यथा नगरपालिका, जिला बोर्डों, पंचायतों इत्यादि को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त है। यद्यपि संसद को यह अधिकार है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। संपत्ति शब्द से अभिप्राय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा इत्यादि उन सभी चीज़ों से जिनका कोई मूल्य होता है। ठीक है, तो संपत्ति का अर्थ क्या हुआ? संपत्ति का अर्थ हो रहा है भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा इत्यादि उन सभी चीज़ों से जिसका कोई मूल्य हो। संपत्ति में चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां आती हैं। संपत्ति का उपयोग जो है संप्रभु या वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि राज्य की परिसंपत्तियों को आयकर से छूट। ठीक है, राज्य की परिसंपत्तियों एवं आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। यह जो आय होती है संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है, किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकती है। ठीक है, किंतु यद्यपि केंद्र चाहे तो यह किसी कार्य या व्यवसाय विशेष को इस कर से छूट दे सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती। ठीक है, जो राज्य में स्थानीय संस्थाएं होती हैं वो केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती। इसी तरह निगमों एवं राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्तियां एवं आय पर केंद्र लग सकती है। ठीक है, 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक सलाहकारी निर्णय में यह सलाह दी थी कि केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली छूट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सीमा और उत्पाद शुल्क पर कोई प्रभाव न पड़े। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो केंद्र राज्य द्वारा आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं पर कर लगा सकती है या वह राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सामान पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है। अब हम देखते हैं आपातकाल का प्रभाव। ठीक है, आपातकाल में सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 में इसकी व्याख्या की गई है। तो इसमें आप लोगों को मैं पहले ही बताई थी जब इसके पहले का चैप्टर में पढ़ा रही थी संघीय व्यवस्था की कैसे संघीय एकात्मक हो जाता है, तो आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपातकाल को हम पूरा एक्सप्लेन करके आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब क्या प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। ऐसे समय में कौन परिवर्तित कर सकता है? राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वित्तीय आपातकाल, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 360 में की गई है।
कि जब वित्तीय आपातकाल लागू हो, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन हो। ठीक है, राज्य की सेवा में लगे सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्ते कम करें, सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करें। ठीक है, तो ये रहा हमारा केंद्र राज्य संबंध का ये आखिरी लेक्चर है। लेकिन अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अब आगे मैं इन जो बुक है उसके ही पेजेस को ऐड कर दी हूँ, क्योंकि उसको हम सॉर्ट नहीं कर सकते थे, उसमें आपको सारे पॉइंट्स को खुद ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप लोग एक नज़र डाल लेंगे उन सभी पॉइंट्स पे तो सही रहेगा। जैसे देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण जो है, तो उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं इनकी व्याख्या यहाँ कर दी गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो 1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे, क्योंकि केंद्र एवं ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन था। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस जो है 9 राज्यों में हार गई, जिससे केंद्र में उसकी स्थिति क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। इससे केंद्र राज्य संबंध के राजनीतिक परिदृश्य में नया परिवर्तन आया। राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार ने कई मसलों पर केंद्रीकरण का विरोध किया। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और ज़्यादा शक्तियाँ एवं वित्तीय स्रोतों की मांग की। इसने केंद्र राज्य संबंधों में टकराव व तनाव की स्थिति पैदा कर दी। ठीक है, अब देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों के तनाव के संभाव्य क्षेत्र कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से केंद्र राज्य संबंधों में हमेशा तनाव बने रहते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं जिन मुद्दों के कारण तनाव या टकराव पैदा होते हैं। पहला है राज्यपाल की नियुक्ति व बर्खास्तगी का तरीका। राज्यपाल का दलगत व पक्षपातपूर्ण रवैया, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन का लगना, राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका, अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस का प्रबंधन, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी और राज्य सूची में केंद्र का अतिक्रमण। 1960 के दशक के मध्य ही केंद्र राज्य संबंधों पर विचार किया जा रहा है और केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों पर निम्नलिखित कार्य हुए हैं। तो उनमें से पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, अब देखिए ये जितने आयोग होंगे उनका ईयर कौन से साल गठित हुए और उनका रिपोर्ट कब आया, कितनी सिफारिशें उन्होंने की और मुख्य सिफारिशें क्या थी, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग जो है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुई थी, लेकिन इसका अनुसरण के हनुमंतैया कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बन जाता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, और इसका अनुसरण कौन कर रहा था, तो के हनुमंतैया कर रहे थे। ठीक है, और ये जो है 1966 में गठित हुई थी, जिसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे, 6। तो यहाँ पे आप 6 ऐड कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा पूछ लेता है कितने सदस्य थे नहीं थे, तो इसलिए बोल रही हूँ, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC सीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया गया। मतलब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था उसकी जो रिपोर्ट थी उसकी अध्ययन के लिए MC सीतलवाड़ की एक दल थी, उन्होंने उसका अध्ययन किया और अंतिम रिपोर्ट 1969 में केंद्र को सौंपी गई। ठीक है, इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। मैं जितना भी गोला कर रही हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया, आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए बात की। राज्यपाल को एक गैर दलीय व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो। तो ये सारी अनुशंसाएं हैं, आपको एक बार देखना होगा, सिफारिशें देखना होगा। ठीक है, राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन हो। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको देखना होगा। राज्य को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाए ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम हो। ये भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये भी नहीं। ये शुरुआत के 2 इसकी जो सिफारिशें हैं कि आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन और राज्यपाल का जो गैर दलीय के रूप में होना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी सिफारिशें कितनी थी, 22। कब रिपोर्ट पेश की गई, रिपोर्ट का अध्ययन कौन किया, रिपोर्ट का जो आयोग थी इसका अनुसरण कौन कर रहा था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। फिर आता है राजमन्नार समिति, जिसकी गठन की गई 1969 में। किसके द्वारा की गई, तमिलनाडु सरकार DMK ने किया, और किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर VP राजमन्नार। ठीक है,
तो इन्होंने संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्य, यानी कि इसमें 3 सदस्य थे, इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपनी प्रतिवेदन सौंपा, ठीक है, यानी कि अपनी रिपोर्ट सौंपा। अब देखते हैं कि इसने रिपोर्ट में क्या कहा। रिपोर्ट में कहने से पहले हम देख लेते हैं इसमें अन्य सदस्य कौन कौन थे, ठीक है। राजमन्नार समिति में जो अन्य सदस्य थे वे थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और पीसी चंद्रा रेड्डी, पीसी चंद्रा रेड्डी, ठीक है, ये लोग इसके सदस्य थे। इस समिति ने केंद्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति की समीक्षा की। अब इसमें ये प्रावधान किए गए, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, प्रत्येक प्रावधान को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। फिर आता है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ठीक है। तो 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुए बैठक में राज्यों की धार्मिक व राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेशी संबंध, संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य विषयों पर राज्यों को सौंप देना चाहिए। इसमें कहा गया कि संविधान को वास्तविक रूप में संघीय बनाया जाना चाहिए और केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान अधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, साम्यवादियों के हाथों में था, केंद्र राज्य संबंधियों पे इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें तथा उसे केंद्र सरकार को प्रेषित किया। इस स्मरण पत्र में अन्य बातों के साथ साथ निम्न सुझाव थे। इन्होंने कहा संघ की जगह संघीय शब्द हो, केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र रक्षा, विदेशी मामले, संचार एवं आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रहना चाहिए, अन्य सभी मामले राज्यों को सौंप देना चाहिए। आर्टिकल 356, 57, 60 को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति शासन संबंधी जितने आर्टिकल हैं उनको समाप्त करने की बात की। नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। केंद्र द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व का 75% हिस्सा राज्यों को दे देना चाहिए व राज्यसभा व लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर आता है सरकारिया आयोग, जिसका गठन 1983 में किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे RS सरकारिया थे। इनमें 3 सदस्य थे, ठीक है। तो कौन कौन और लोग थे, ये सदस्यों का नाम पूछता है, तो आप लोग नाम याद रखिएगा। RS सरकारिया के अलावा जो इसमें और सदस्य थे वो थे V शिवरामन और दूसरे थे MR सेन। कौन थे? MR सेन। ये 2 अन्य सदस्य थे, ठीक है। और आयोग ने यह कहा कि वह केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं का व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रमाणिक सिफारिशें करे, ठीक है। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना था। इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में पेश कर दिया, ठीक है। अब इसका भी जो है, इसने 247 सिफारिशें की, तो इन सिफारिशों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं PDF में अटैच करती हूँ, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। और फिर आता है पुंछी आयोग, जिसकी स्थापना 2007 में हुई, जिसका गठन 2007 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, ठीक है। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके थे, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधियों का पुनः आकलन किया जाना बहुत आवश्यक हो गया था। इसलिए मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अब इसमें 4 अन्य सदस्य भी थे पुंछी आयोग में। नाम आप लोग एकदम से याद रखिएगा, नाम, कौन से वर्ष गठित हुआ, कौन सी रिपोर्ट आई और मुख्य इनकी सिफारिशें क्या थी। तो मैं सारे पॉइंट्स में खुद दिया हुआ है, इसका और शॉर्ट करके मैं नोट्स नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने बुक का ही जो पेज है वही अटैच कर दिया। तो एक सदस्य थे इसमें धीरेन्द्र सिंह। कौन थे? धीरेन्द्र सिंह। दूसरे कौन थे? विनोद कुमार गुग्गल। विनोद कुमार गुग्गल। तीसरे थे NR माधव मेनन। NR माधव मेनन। और चौथे थे डॉक्टर अमरेश बागची।
चौथे थे डॉक्टर अमरेश बागची। ठीक है, लेकिन डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर इनके स्थान पर नियुक्त हुए। जब इनका निधन हो जाता है तो विजय शंकर नाम के, सॉरी इसको सही कर देती हूँ, विजय शंकर ये इनके स्थान लेते हैं। ठीक है, अब इनका प्रमुख कार्य इस तरीके से दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर इन्होंने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया, जो कि 7 खंडों में ये विभाजित था। ठीक है, और इन्होंने 310 अनुशंसाएं की। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा सभी अनुशंसाओं को। तो हमारा ये केंद्र राज्य संबंधी जो चैप्टर है यहीं समाप्त होता है। अगले चैप्टर में मतलब यानी कि अगले वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।